हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारा सामाजिक विज्ञान का क्लास 6 का, ठीक ना, 7वां अध्याय है, उसका नाम है प्रारंभिक राज्य। ठीक है, इससे पहले हम लोग 6 अध्याय देख चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखें। ठीक है, इसमें क्या है कि हमको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बहुत कम समय में हम उसका निचोड़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह से शोध है और ये हमारे बीपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें बोला गया है कि हम SCERT से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है दोस्त, चलिए मिलते यहाँ पे जो हम देखते हैं अगला, इसमें अध्याय का जो नाम है, उस अध्याय का नाम है प्रारंभिक राज्य। यानी कि राज्य के बारे में बताया गया है कि राज्य प्रारंभ में कैसा हुआ, उसके विस्तार किस तरह से हुआ, जनपद कैसे बना और किस उस जनपद में किस कौन कौन सा जो है हमारा एक दूसरे के साथ मिला, और साथ में किस तरह से उसका व्यापारिक केंद्र बना, विकास हुआ, कृषि पर ध्यान कैसे गया, शिल्पकार को कैसा प्रोत्साहन मिला, राजगीर की जो पहाड़ियां से घिरा हुआ पाटलिपुत्र नदी से, यानी कि ये सभी जो है हमारा नगर से संबंधित है। ठीक है ना, चंद्रगुप्त को क्या क्या चीज से लाभ मिला, ठीक है, धनानंद क्या था, ये सभी के बारे में हल्का फुल्का इसमें जानकारी दिया गया है। तो शुरू करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो देखिए इसमें कहा गया है कि प्रारंभिक राज्य इस चैप्टर का नाम है। तो यानी कि राज्य का जो प्रारंभ हुआ था वो कैसे हुआ था। देखिए बोल रहा है कि अध्याय के जो हमारा जो इसमें मुख्य बात है वही हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा शॉर्ट नोट है, ठीक ना, शॉर्ट नोट है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल में किताब में नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि होता क्या है, किताब जब आप पढ़ते हैं ना तो उसमें कहानी के रूप में दिया जाता है, और कहानी हम लोग को लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास बहुत कम समय है और बहुत सारा सिलेबस कवर करना है। मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, साथ साथ करेंट अफेयर भी पढ़ना है। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत कम समय में स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें कि बोला वैदिक काल में जन, ठीक है, और जनपद का विकास हुआ। ठीक है, अब देखिए लगभग 3000 वर्ष पूर्व लोहे की औजार और मिट्टी के विशेष प्रकार के बर्तन जैसे चित्रित धूसर, चित्रित धूसर क्या होता है उसको भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। पहले तो समझेंगे कि मृदभंड क्या होता है। मृदभंड हुआ मिट्टी के बर्तन को मृदभंड कहते थे। ठीक है, उसी पे क्या करता था, चित्रित धूसर, पोलियो वाला कलर देख रहे हो, जो पोलियो वाला रंग के चल जाता है, जिस कलर में ईट का कलर जिस तरह से होता है, तो उस तरह का रंग करके उसमें थोड़ा डिजाइन बना देता था हल्का फुल्का, तो उसी को कहते हैं चित्रित धूसर। ठीक है, गंगा नदी के क्षेत्र में ये अवशेष प्राप्त हुआ है। अच्छा, अवशेष किसको कहते हैं ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जब कोई भी चीज बहुत साल पुराना जब कहीं मिट्टी में दबा हो, या किसी भी कारण से जब बहुत दिन बाद जो हम लोग को मिलता है, उसी को क्या कहते हैं, अवशेष। किसी भी कारण से, चाहे वो भूकंप के कारण से, बाढ़ के कारण से, या किसी जानबूझ के छुपाया गया मिट्टी में, या फिर कोई भी चीज जो कि बहुत दिन से हमको पता नहीं है लेकिन वो ऐतिहासिक जानकारी उससे हम प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अवशेष कहते हैं। उसके बाद देखिए वैदिक जन कृषि, पशुपालन और अस्थाई जीवन व्यतीत करते थे। तो इसमें क्या होने लगा कि जब अस्थाई जीवन यहाँ पे व्यतीत करने लगा था आदमी, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आर्थिक परिवर्तन और छोटे जनपद क्या हो गया, बन गया था। देखिए जब हमारा अस्थाई निवास करेगा तो उसमें हमारा आर्थिक परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और वो क्या बन गया, छोटे छोटे जनपद बन गए थे, जनपदों का क्या हो गया, विकास हो गया। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ जन अकेला ही जनपद प्राप्त किए, जैसे मत्स्य, चंदी, काशी, कौशल। कुछ छोटे छोटे कबीले मिलकर एक बड़े जनपदों का क्या कर लिया, निर्माण हुआ, जैसे पंचाल, कुरु, और ये फिर कुछ एक दूसरे से पराजित करके जनपद का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। यानी कि जनपद का निर्माण दो तीन तरीके से हुआ, या तो वो खुद में अपने आप में बन गया,
या फिर उसको एक दूसरे को पराजित करके बन गया, या फिर एक दूसरे के साथ मिल के बन गया। तो इसमें क्या हो गया कि जनपदों का निर्माण हो गया। अब देखिए, जब ढेर सारा जनपद मिलता है तो वही जनपद क्या कहलाने लगता है, महाजनपद कहलाने लगता है। ठीक है, अब देखिए महाजनपदों का जो विकास होता है वो लगभग में जो है ना 2500 वर्ष पहले प्रशासनिक इकाई के रूप में विकसित हुआ। ठीक है ना, और जो हमारा महाजनपद का बात कर रहा है वही कहलाता है। तो जब ढेर सारा जनपद एक क्षेत्र में मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, महाजनपद। महाजनपद का विवरण बोध गया का जो है निकाय में प्राप्त होता है। तो पूछेगा महाजनपदों का विवरण कहाँ मिलता है, तो बोध गया में। ठीक है, अंग, काशी, मगध, अवंती, कौशल, बज्जी, इस प्रकार के 16 महाजनपद थे। तो पूछेगा महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो 16 है। ठीक है, अब देखिए बिहार का किताब पढ़ रहे हैं तो बिहार से रिलेटेड हमको कुछ स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। बिहार में मगध अंग का क्या कहते हैं, महाजनपद था। बिहार का जो मगध अंग था वो महाजनपद था। महाजनपदों का शासन किन्हीं राजतंत्रों, तो कहीं गणतंत्र था, कहीं कहीं राजतंत्र था, गणतंत्र भी था साथ में। अब उसको हम लोग देखेंगे कि गणतंत्र कहाँ है। ठीक है, उसके बाद देखिए राजतंत्र में क्या होता है कि राजा बनने की परंपरा वंशानुगत यहाँ पे थी, यानी कि जिसका राजा होगा उसी का बेटा फिर क्या बनेगा, राजा। लेकिन महाजनपदों में जो है राजधानी कहाँ से, राजधानियां से शासन का केंद्र थी, यानी कि जहाँ पे राजधानियां हुआ करती थी वहाँ से वो शासन कर रहे थे। ठीक है, राजा बलि के बजाय वो क्या करता था, कर लेता था टैक्स के आधार पे। ठीक है, टैक्स लिया करता था। कर किसानों से, शिल्पकारों से और व्यापारी से। ठीक है, और क्या कर रहा था कि पशुपालक से भी लिया जाता था। ठीक है, राजा कर्मचारी जो है रखते और उसे वेतन देता था। ठीक है, राजा जो है उस कर्मचारी को रखने के बजाय वहाँ पे पहले क्या होता था, अगर बात करें तो जमीन दे दिया जाता था। ठीक ना, लेकिन यहाँ पे क्या करने लगा, देखिए जब आप मुगल काल में जाइएगा ना तो वहाँ पे जमीन टैक्स में देने लगा था काम के पहले। लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि वेतन दिया जाता था। सुरक्षा के लिए राजा के अस्थाई सेना क्या करने लगे, रखने लगे यहीं पे, क्योंकि विकास करना था उसको, नगर का सुरक्षा भी तो करना था कि कहीं हमला ना हो जाए। मगध महाजनपद पाटलिपुत्र से मगध प्रमंडल यानी कि गया, ठीक है, तक था। मगध की राजा सुखी संपन्न यहाँ पे थे। ठीक है, यहाँ पे इसका कारण ये भी था कि गंगा घाटी पर जो स्थित होने के कारण इसका मिट्टी बहुत उपजाऊ था। ठीक ना, उपजाऊ थी, जिसके कारण क्या होता था कि लोहे की खानें यहाँ पे मतलब मिलने लगी। ठीक है, लोहा की मात्रा ज़्यादा थी, व्यापार और व्यवसाय में भी वृद्धि हो गया। ठीक ना, यहाँ के जंगल में जो है काफ़ी मात्रा में हाथी पाए गए थे और जो युद्ध में क्या होता था, काम में आता था। देखिए अगर एक से अगर धारा कहा जाए इतिहास का तो कहा जाता है कि सिकंदर जो है भारत में हाथी लेने के लिए ही आक्रमण किया गया था उनके द्वारा। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था कि हाथी, चंद्रगुप्त को जब पता चला था तो सेल्यूकस निकेटर को उसको 5000 हाथी भी उसको दिया गया था। ठीक ना, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे जब आएंगे वहाँ पे। ठीक है, साथ में ये सब भी जानकारियाँ हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए कि जो हमारे हाथी पाए जाते थे यहाँ पे दोनों राजधानियाँ क्या होती थी, सुरक्षित होती थी। एक जो राजगीर है वो क्या होता था, पहाड़ी से घिरा होता था, तो आक्रमण करने का हिम्मत नहीं होता था किसी को, है ना। एक पहाड़ी से, तो दूसरा पाटलिपुत्र जो है वो क्या होता था, नदियों से घिरा हुआ होता है।
अब नदी में क्या होता है कि नदी से कोई आक्रमण करेगा तो आपको बहुत दूर तक दिखाई देगा साफ सुथरा में। तो उससे क्या होता था कि दुश्मन सबसे नहीं होता था, तो जब हमला नहीं करेगा तो सबसे विकसित होगा। जब बाहरी आक्रमण नहीं होता था तो मगध जो है उस समय का सबसे ज्यादा विकासशील विकसित राज्य था, ठीक है। हमारा महाजनपद, राज्य नहीं कहा जाए, महाजनपद। मगध के योग्य शासक अजातशत्रु बिंबिसार महापद्मनंद ने राज्य का क्या किया, विस्तार किया। बिंबिसार ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कौशल और लक्ष्मी से संबंध स्थापित किया। अब देखिए बिंबिसार क्या होता था ना, ये शादी कर लेता था राजा की बेटी से, जिसका एक बेटी नवर्षा जिसको कहते हैं, ठीक है। नवर्षा वाली बेटी क्या होता है कि जिसके पिताजी का सिर्फ एकलौती बेटी होती थी, तो उससे शादी करके साथ में उससे क्या करता था, उसको उसके राज्य को अपने राज्य में मिलाकर अपने राज्य का क्या किया, विस्तार कर लिया, ठीक ना। और अंग पर आक्रमण करके मगध में मिला लिया, कहीं पे आक्रमण करके तो कहीं रिश्तेदारी के तरह यहाँ पे ये मिला लिया। तो अंग पे क्या किया था ना, आक्रमण किया था। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु मगध का क्या हो गया, राजा बन गया। तो बिंबिसार का जो है कौन, उसका पुत्र क्या बन गया, मगध का राजा बन गया। अजातशत्रु ने अपनी कूटनीति से कौशल और बज्जी संघ पे क्या कर लिया, वहां पे भी अधिकार कर लिया अपना, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो देखिए कि अजातशत्रु ने अपने शत्रु राज अवंती और राजगीर अवंती से राजगीर राजधानी की किलाबंदी सुरक्षा के लिए कड़ाई, और इसके अवशेष आज भी आपको क्या मिलेगा, देखने को मिल जाएगा। गंगा गंडक सोन नदी के संगम पर सैनिक की छावनी बनाई गई, जो बाद में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हो गया, ठीक ना। तो पाटलिपुत्र के नाम से कौन सा विख्यात हुआ था, वो एक सैनिक का छावनी था, ठीक है। उदयीन जो है मगध का राजा अजातशत्रु के बाद बना। देखिए बिंबिसार के बाद अजातशत्रु के बाद उदयीन बना। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बनाई, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, सैनिक की छावनी। इसके काल में अवंती जो है, अवंती से क्या हुआ, अवंती से शत्रुता आपको बढ़ गया था, ठीक ना। अवंती से जो है थोड़ा सा शत्रुता इसमें बढ़ गया था, जिसके कारण जो है कई युद्ध में हराने के बावजूद अवंती क्या किया था, अवंती मगध का राज अंग नहीं बन पाया। बहुत कोशिश किया लेकिन फिर भी ये नहीं बन पाया मगध का अवंती। शिशुनाग ने जब अवंती वत्स और कौशल पर विजय पा लिया, जब शिशुनाग का शासन हुआ तो वो क्या कर लिया, अवंती वत्स और कौशल पर विजय कर लिया, ठीक है। अब देखिए मगध के अंतिम जो नंद शासक था घनानंद के समय ही सिकंदर की सेना आक्रमण करने के लिए आया। आक्रमण करने से क्या हुआ, उस समय में इनकार किया उसका सेना, ठीक है। और क्योंकि उस समय में मगध के पास एक विशाल सेना थी और कुछ अफवाह उड़ा दिया था कि वहाँ पे जो जाता है युद्ध करने के बाद उसके साथ में क्या होता है कि बीमारी फैल जाता है, कुछ इस तरह से उसके खाने में जहर तहर डाल के थोड़ा मार दिया गया था उसके सेना में कूटनीति के द्वारा, ठीक है, चाणक्य के द्वारा मारा गया था। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे जो चीज़ लिखा हुआ है आपके SCRT में, सिर्फ हम लोग उसी को पढ़ेंगे, साथ साथ में कुछ कुछ बता देंगे, ठीक है। अब देखिए धनानंद जो है योग राजा नहीं था, ये क्या था, अत्याचारी था, तथा ये क्या था, एक अय्याश राजा के नाम से इसको जाना जाता है। प्रजा में खुशी नहीं थी और इसका लाभ चंद्रगुप्त को मिल गया, ठीक है। चंद्रगुप्त ने घनानंद को क्या कर दिया, हरा दिया और मगध पर अपने अधिकार कर लिया और मौर्य के एक विशाल साम्राज्य की क्या कर लिया, स्थापना किया। चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना कर लिया। अब समझिए 16 महाजनपद के अलावा शाक, लक्षवी, विदेह, बज्जी, मल्ल,
कोली, मौर्य और गणराज के तरह शासन व्यवस्था थी, जो कि थी भारत में ही यहाँ पे थी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछेगा कि कौन सा महाजनपद के अलावा जो है जहाँ पे गणतंत्र हुआ था, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे देख लेते हैं। मगध के निकट में ही एक बज्जी राज था। ठीक है, और वैशाली में इसकी राजधानी थी। तो बज्जी का राजधानी कहाँ थी, तो वैशाली। पूछेगा कहाँ, तो वैशाली इसकी राजधानी थी। और इस राज को 8 गणों में संघ था, जिसमें विजय, बज्जी, लक्ष्मी थे। लक्ष्मी बज्जी जो है, बज्जी संघ के सभी गणों के राजा एक सभा में पहुंचते और विचार विमर्श करके एक निर्णय पे पहुंचते थे। अब इस तरह से बज्जी संघ का लोकमत और परंपरा क्या थी, हो गई थी। अब लक्ष्मी गण जो है वो वैशाली से मुजफ्फरपुर तक क्या हुआ था, फैली हुई थी। इस पूछेगा कि लक्ष्मी कहाँ से, तो गण वैशाली से कहाँ हुआ था, मुजफ्फरपुर तक। ठीक है, इसका उल्लेख महावग, जातक एवं ललित विस्तार में जाके आपको देखने को मिलता है। बिंबिसार के काल में लक्ष्मी जो है बहुत शक्तिशाली थे। ठीक है, और यहाँ के राजा चेतक जो अपनी बेटी की शादी बिंबिसार से करता है, उससे क्या किया, बिंबिसार से कर मित्रता कर लिया। ठीक है, तो बिंबिसार यहाँ पे शादी करके आ गया, तो इसी में कहा जाता है कि लक्ष्मी दोहित्र। ठीक ना उसको। अब देखिए यहाँ पे महावीर की जो माता थी वो त्रिशला। ठीक ना, लक्ष्मी नरेश चेतक की बहन थी। ठीक ना, महात्मा बुद्ध के लिए लिच्छवियों ने महावन में से क्या किया, एक कहागशाला बनवाया था, जहां बुद्ध ने क्या किया था, उपदेश दिए थे। अब देखिए लगभग 2600 वर्ष जो है पहले भारत के नगरों का विकास हुआ था। नगर में व्यापारिक केंद्र बने, बाजार केंद्र बना, कृषि पर ध्यान दिया गया, शिल्पकारों का प्रोत्साहन दिया गया, राजधानियों ने नगर का रूप ले लिया, कर्मचारी और सेना सुरक्षा के लिए रखा गया था। तो ये सभी आपका यहाँ पे जो है आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। आपका SCERT का जो है 7वां अध्याय जिसका नाम था प्रारंभिक राज, वो क्या हो जाता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें कि इसका जो है कुछ SCERT के पीछे में क्वेश्चन दी हुई होती है। ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका SCERT पूर्ण रूपेण खत्म होगा। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, देखिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। ठीक ना, और हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दिए गए 4 विकल्प में सही उत्तर। महाजनपदों का विवरण कहाँ से मिलता है, तो महाजनपद का विवरण जो है हम लोग देखते हैं वो कहाँ पे, अंगुत्तर निकाय में। ठीक ना, बोला कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित था, तो अंग, अभी हम तुरंत पढ़े हैं। ठीक ना, चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे गो नंबर कहता है कि राजा की भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था, तो वो 6ठा भाग। ठीक ना, 6ठा भाग राजा जो है उसकी उपज का हिस्सा ले लेता था, किस रूप में, कर के रूप में। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे घो नंबर कि मगध का जो है, मगध के शासक जो है अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी, तो अजातशत्रु की राजधानी जो है वो कहाँ थी, राजगिरी में। कहाँ थी, राजगिरी में। ठीक है, अब देखिए आगे है निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य था, तो लक्ष्मी जो है तभी गणराज्य था। ठीक ना, लक्ष्मी क्या था, गणराज्य। अब इसमें बोला है खाली जगह को भरने के लिए, तो बोला है कि अवंती का राजा यहाँ पे कौन था। यहाँ पे इसका कहने का अर्थ है कि अगर आप जब देखिएगा
तो इसमें खाली स्थान भरने के लिए बोला है, लेकिन यहाँ पे खाली जगह तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक दिया गया है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए बज्जी संघ की राजधानी जो है कहाँ थी, तो वो पूछेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैशाली। क्या हो जाएगा, वैशाली। पाटली ग्राम की स्थापना जो है कौन किया था, अजात शत्रु ने किया था। तो इसी में आपका आंसर दिया गया है। नंद वंश के शासक घनानंद के समय में सिकंदर का भारत पे आक्रमण हुआ था। ठीक ना, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं लिच्छवी जो है कहाँ का संघ था, तो वैशाली संघ का एक गण था। ठीक ना, इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन, आओ चर्चा करें। तो इसमें क्या बोला है, राजा को कर की क्यों आवश्यकता पड़ी और उस काल में कौन कौन सा लोग कर चुकाते थे। देखिए राजा को शासन चलाने के लिए और कर्मचारी रखते थे, और कर्मचारी सुरक्षा के लिए सेना रखते थे। इन सबको वेतन देने के लिए राजा क्या करता था, कर लेता था। कर चुकता करने वाले में कौन कौन थे, शिल्पकार थे, किसान थे, व्यापारी थे और पशुपालक आदि सभी क्या करते थे, कर देते थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे थोड़ा देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है महाजनपदों की जो राजधानी है, ठीक है, राजा अपनी राजधानी को क्यों किलाबंद करती थी। तो यहाँ पे क्या होता, क्योंकि महाजनपद जो है अपने राजधानी की किलाबंदी कराते थे, क्योंकि उसका कारण यह था ना कि राजधानी से ही पूरे राज्य का क्या करता था, देखरेख होती थी और उसके कर्मचारी परिवार रहते थे। इस सबों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से राजधानी के क्या करते थे, किलाबंदी करते थे। और साथ ही यह भी ध्यान रखता था कि किलेबंदी होने पे कम सैनिक की जो सुरक्षा में जो खर्चा होगा वो कम होगा। ठीक है ना, सुरक्षा प्रदान कर लेते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मगध के उत्थान की प्राकृतिक संसाधनों की क्या भूमिका थी। देखिए प्राकृतिक संसाधन जो है मगध के विस्तार के लिए बहुत बड़ा भूमिका निभाया था। देखिए मगध के जो निकटवर्ती क्षेत्र में लोहे की खान हो गया था, हथियार के लिए सहायक था, और गंगा नदी के कारण उपजाऊ भूमि भी यहाँ पे कृषि के लिए बहुत उपयोगी था। जंगलों में हाथियों की संख्या भी अधिक थी, जिसके कारण युद्ध में क्या होता था, सहायक होता था। राजगीर पहाड़ियों में घिरा होता था, तो क्या होता था, पाटलिपुत्र जो है नदियों की जो सुरक्षा से दृष्टिकोण से क्या होता था, सर्वोपरि था, और नदियों से व्यापार की सुविधा भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि होता क्या था, पहले तो यातायात का उतना सुविधा था नहीं, तो पानी के माध्यम से सामान यातायात ले जाना आसान हो जाता है। अब देखिए इस तरह से मगध का उत्थान प्रत्येक क्षेत्र से प्राकृतिक संसाधन दोनों क्या होता था, मुख्य भूमिका इसमें निभाता था। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं आगे का। इसमें बोला है द्वितीय नगरीकरण का विकास पर चर्चा करें। तो ये तो कुछ है नहीं, ये हम लोग को पूछेगा भी नहीं और पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन दी गई हुई। इसमें बोला है प्रश्न 1 के आधार पर यह पता लगा कि कौन कौन सा कर चुकाते थे। तो देखिए पहले जो है, पहले कौन कौन, शिल्पकार, किसान और व्यापारी, पशुपालक, यही सब कर चुकाते थे। तो ये किसान व्यापारी आज भी क्या करता है, यहाँ पे कर चुकाता है। अब देखिए बोला गणराज्य के शासकों में लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। आज के प्रजातंत्र में लोगों की भूमिका की तुलना कीजिए, यानी कि बोला जो पहले गणतंत्र हुआ और आज का गणतंत्र हुआ, दोनों में क्या समानताएं आपको देखने को मिलती है। देखिए बोला कि यह बात सही है कि पहले गणराज्य में लोकमत की प्रवृत्ति दिखाई देती थी। यह कथन आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। आज लोकतंत्र है, किसी भी प्रकार का कानून यदि आज बनाना है तो उसे लोकसभा में पारित करना होता है, उस पर विचार विमर्श करना होता है,
उसमें बहुमत के आधार पर कानून का निर्माण होता था। आज भी बदली हुई परिस्थिति में क्या करता है, विधानसभा जो राज्य का कानून बनाता है और उसमें बहुमत द्वारा कानून क्या करता है, बनता है। पहले भी राजाओं इसी तरह से क्या करता था, एक सभा लगाता था और विचार विमर्श के बाद कई मुद्दे पे फैसला किया जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहले का गणराज्य में लोकमत की प्रवृत्ति थी, यानी कि पहले लोक के द्वारा डायरेक्ट सुनवाई हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे आपका ये चैप्टर पूर्ण रूप से खत्म हो गया। अगला चैप्टर है नए प्रश्न नवीन विचार। ठीक है, जब नया प्रश्न, ढेर सारा प्रश्न उठता है, उसके बाद साथ साथ विचार भी आपको करना पड़ेगा कि क्या कैसे है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।